स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो बेटा अपने कक्षा 11 में लेसन नंबर 3 पादप जगत चल रहा है, ठीक है। और बेटा इस पाठ में केवल 2 दिन में ही आपका ये पाठ पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस पाठ में केवल 2 प्रश्न बचे हैं। एक प्रश्न अपन आज पढ़ लेंगे और बचा हुआ दूसरा प्रश्न अपन कल पढ़ लेंगे। तो बेटा अगले 2 दिनों में आपका ये पाठ पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद अपन कोशिका विज्ञान, है ना, कोशिका के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। वैसे वो पाठ आ गए हैं लेकिन उनको जानना भी आपके लिए पहले ज़रूरी है, राइट बेटा। तो देखिए ध्यान से, जिम्नोस्पर्म के महत्वपूर्ण अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। ये बेटा आज का अपना प्रश्न है। जिम्नोस्पर्म के महत्वपूर्ण अभिलक्षणों, जिम्नोस्पर्म के महत्वपूर्ण अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए, ठीक है बेटा। तो अपन पहले तो आप ये सुन लो कि जिम्नोस्पर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनावृत बीजी पादप। तो अपन इसके लक्षण लिख रहे हैं। तो देखो बेटा, इस वर्ग के पादपों में पुष्प एवं बीज तो उपस्थित होते हैं। लक्षण नंबर 1, इस वर्ग के पादपों में, इस वर्ग के पादपों में पुष्प व बीज तो निर्मित होते हैं। पुष्प एवं बीज तो निर्मित होते हैं, परंतु फल का निर्माण नहीं होता। तो बेटा एक अभिलक्षण तो अपन ने ये स्टार्ट कर दिया, पहला अभिलक्षण। यही कारण है कि इन्हें, इसी कारण इन पादपों को अनावृत बीजी पादप कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अनावृत बीजी पादप। तो पहला पॉइंट तो आपके सामने मैंने ये लिख दिया, अनावृत बीजी पादपों का एक अभिलक्षण कि इस वर्ग के पादपों में पुष्प एवं बीज तो निर्मित होते हैं परंतु फल का निर्माण नहीं होता है। इसी कारण इन पादपों को अनावृत बीजी पादप कहते हैं। आगे चलिए, इन पादपों का तना शाखित, इन पादपों का तना शाखित। और बेटा 2 उसमें अपन एग्जाम्पल लिख देते हैं, ठीक है। पाइनस एवं सिट्रस। कौन कौन से 2 पादप, एक तो पाइनस और दूसरा सिट्रस। सिट्रस तो शायद नींबू को बोलते हैं, सिट्रस, ठीक है ना। ये 2 पादप हो गए। या अशाखित, जैसे कि बेटा साइकस। और अब अपन इसको पूरा कर देंगे सेंटेंस को, होता है, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी पादपों के 2 महत्वपूर्ण अभिलक्षण लिख दिए। एक बार इन दोनों के दोनों अभिलक्षणों को आप ध्यान से सुन लें, ठीक है बेटा। सबसे पहला लक्षण लिखा है, इस वर्ग के पादपों में पुष्प एवं बीज तो निर्मित होते हैं परंतु फल का निर्माण नहीं होता। एक्चुअल में क्या है कि बीज फल भित्ति के द्वारा परिबद्ध नहीं होते।
अब जब फल भित्ति ही नहीं होगी तो फल कैसे होगा? इसी कारण इस वर्ग के पादपों को अनावृत बीजी पादप कहते हैं। ठीक है, अब नंबर 2 पे आइए। इन पादपों का तना शाखित या अशाखित होता है। तो 2 शाखित पादपों के नाम लिख दिए, पाइनस और सिड्रस, और एक अशाखित पादप का नाम लिख दिया। क्या नाम लिखा बेटा? साइकस। ठीक है, तो यहाँ आके जिम्नोस्पर्मल प्लांट्स के कितने लक्षण अपन ने खत्म कर लिए? 2। आगे चलिए। इस वर्ग के पादपों की पत्तियां, पॉइंट नंबर 3, इस वर्ग के पादपों की पत्तियां, इस वर्ग के पादपों की पत्तियां, ध्यान से सुनना, इस वर्ग के पादपों की पत्तियां सरल अथवा संयुक्त। कैसी बेटा? सरल या संयुक्त। ठीक है, आगे चलिए। वे सुई के आकार की होती हैं। सुई के आकार की होती है। इस वर्ग के पादपों की पत्तियां सरल या संयुक्त एवं सुई के आकार की होती हैं। ठीक है ना। इन पत्तियों पर मोटी क्यूटिकल, पत्तियों पर मोटी क्यूटिकल, बेटा ये बाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए पाया जाने वाला अनुकूलन है। मोटी क्यूटिकल एवं गर्तीय रंध्र पाए जाते हैं। गर्तीय रंध्र भी बेटा बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करते हैं। गर्तीय रंध्र पाए जाते हैं। पत्तियों पर मोटी क्यूटिकल एवं गर्तीय रंध्र पाए जाते हैं। ये पत्तियां उच्च तापमान, नमी और वायु को सहन कर सकती हैं। ये पत्तियां उच्च तापमान, नमी एवं वायु को सहन कर सकती हैं। ठीक है, तो बेटा ये जिम्नोस्पर्म का अभिलक्षण नंबर 3 हो गया, जो अपन ने केवल पत्तियों के बारे में लिखा है। क्या लिखा है अपन ने? इस वर्ग के पादपों की पत्तियां सरल अथवा संयुक्त व सुई के आकार की होती हैं। पत्तियों पर मोटी क्यूटिकल एवं गर्तीय रंध्र पाए जाते हैं। ये पत्तियां उच्च तापमान, नमी एवं वायु को सहन करने की क्षमता रखती हैं। एक्चुअल में बेटा अनावृत बीजी पादपों में ये जो लक्षण होते हैं ये मरुस्थलीय पादपों के हैं। एक्चुअल में इन पादपों में वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए पत्तियों पर मोटी क्यूटिकल एवं गर्तीय रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने लक्षण नंबर 3 पूरा खत्म कर लिया। ठीक है, अब आ जाइए लक्षण नंबर 4 पे। ठीक है, तो देखिए जिम्नोस्पर्मल प्लांट, अनावृत बीजी पौधे अनावृत बीजी पौधे विषम बीजाणुक होते हैं। याद रखना पड़ेगा आपको, विषम बीजाणुक अवस्था। ठीक है ना। आगे चलिए, इनमें 2 प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। इनमें 2 प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के।
बीजाणुओं का विकास बीजाणु धानियों में होता है। इन बीजाणुओं का विकास बीजाणु धानियों बीजाणुओं का विकास बीजाणु धानियों में होता है। ठीक है, आगे चलिए। बीजाणु धानियाँ बीजाणु पर्णों पर लगी रहती हैं। बीजाणु धानियाँ बीजाणु पर्णों पर लगी रहती हैं। ठीक है ना। आगे चलिए। बीजाणु पर्ण तने पर समूह में शंकुओं का निर्माण करती हैं। बीजाणु पर्ण तने पर बीजाणु पर्ण तने पर समूह में शंकुओं का निर्माण करती हैं। शंकुओं का निर्माण करती हैं। एक बार ये पूरी की पूरी कहानी आप ध्यान से सुन लें, तभी आपके ये समझ में बैठेगी। ठीक है, ध्यान से देखें। अनावृत बीजी पौधे विषम बीजाणुक होते हैं। इनमें दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं, गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु। इन बीजाणुओं का विकास कहाँ पे होता है? बीजाणु धानियों में। बीजाणु धानियाँ किन पर लगी होती हैं? बीजाणु पर्णों पर। और बेटा बीजाणु पर्णे तने पर समूह में शंकुओं का निर्माण करती हैं। आगे चलिए। नर शंकु में लघु बीजाणु पर्ण, नर शंकु में लघु बीजाणु पर्ण पर लघु बीजाणु धानी उपस्थित होती है। ऐसे ही बेटा अपन दूसरी बात कह देंगे। क्या कह देंगे बेटा? मादा शंकु में गुरु बीजाणु पर्ण पर गुरु बीजाणु धानी उपस्थित होती है। ठीक है ना। मतलब लघु बीजाणु धानी एवं गुरु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी किस पर पाई जाती है? लघु बीजाणु पर्ण पर। और लघु बीजाणु पर्णों का समूह क्या कहलाता है? नरशंकु। ऐसे कि ऐसे ही आप दूसरे के बारे में बोल सकते हैं। गुरु बीजाणु धानियाँ कहाँ पाई जाती हैं? गुरु बीजाणु पर्ण पर। ठीक है। और गुरु बीजाणुओं के समूह को क्या बोलते हैं? मादा शंकु। तो एक बार पूरा का पूरा पॉइंट नंबर 4 आप ध्यान से सुन लें। बड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा टिपिकल भी है, इसलिए आपको ये पॉइंट ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखिए बेटा, अनावृत बीजी पौधे कैसे होते हैं? विषम बीजाणुक। एक्चुअल में इनमें दो भिन्न प्रकार के बीजाणु बनते हैं। लघु बीजाणु बनते हैं और गुरु बीजाणु बनते हैं। ठीक है। इन बीजाणुओं का निर्माण बीजाणु धानियों में होता है। और बेटा बीजाणु धानियाँ बीजाणु पर्णों के ऊपर लगी रहती हैं। और बेटा बीजाणु पर्णों के समूह क्या कहलाते हैं? शंकु कहलाते हैं। तो बेटा शंकु दो प्रकार के हो गए। कौन कौन से प्रकार के हो गए शंकु? एक तो हो गया नरशंकु और दूसरा हो गया मादा शंकु। अभी मैं आपको दोबारा से इसी चीज़ को समझाता हूँ, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। देखिए बेटा,
जैसे देखो बेटा, यहाँ पे मैंने लिख दिया नरशंकु, लिख दिया, और एक साइड में मैंने लिख दिया मादा शंकु। ठीक है। अब देखो, नरशंकु जो होता है वो किसका समूह होता है? लघु बीजाणु पर्णों का समूह। ठीक है ना। और मादा शंकु क्या होता है? गुरु बीजाणु पर्णों का समूह होता है। ठीक है ना। अब आगे चलिए, लघु बीजाणु पर्णों का समूह और गुरु बीजाणु पर्णों का समूह। लघु बीजाणु पर्ण पर लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं, और लघु बीजाणु धानियाँ क्या बनाती हैं? लघु बीजाणु। तो चाहे तो आप इन तीरों को बेटा उल्टे भी कर सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? चलो एक को मैं बोल के बता रहा हूँ, देख लीजिए। लघु बीजाणुओं का निर्माण लघु बीजाणु धानियों में होता है। लघु बीजाणु धानियाँ लघु बीजाणु पर्णों पर लगी रहती हैं, और लघु बीजाणु पर्णों के समूह को नरशंकु कहते हैं। ऐसे ही बेटा इधर आ जाइए, यहाँ लिख दिया मैंने गुरु बीजाणु, यहाँ मैंने लिख दिया गुरु बीजाणु धानी, और अब इसको भी उसी लैंग्वेज में मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। तो देख लीजिए कैसे बोलोगे बेटा। गुरु बीजाणुओं का निर्माण गुरु बीजाणु धानी में होता है, और गुरु बीजाणु धानी कहाँ पर पाई जाती है? गुरु बीजाणु पर्ण पर। और बेटा गुरु बीजाणु पर्णों के समूह को अपन क्या बोलते हैं? मादा शंकु। तो बेटा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या याद रखना पड़ेगा बेटा? कि आवृत बीजी पादपों में नर तथा मादा शंकु पाए जाते हैं। ठीक है। नरशंकुओं का निर्माण किससे होता है? लघु बीजाणु पर्णों के समूह से। और मादा शंकु का निर्माण किससे होता है? गुरु बीजाणु पर्णों के समूह से। ठीक है। तो बेटा लघु बीजाणु पर्ण पर विकसित होती हैं लघु बीजाणु धानियाँ, ऐसे ही गुरु बीजाणु पर्णों पर विकसित होती हैं गुरु बीजाणु धानियाँ। लघु बीजाणु धानी में विकसित होते हैं लघु बीजाणु, और बेटा गुरु बीजाणु धानी में विकसित होते हैं गुरु बीजाणु। अब आगे चलिए बेटा, ये मैं मिटा रहा हूँ। अनावृत बीजी पादपों का पॉइंट नंबर लास्ट, लक्षणों का क्या लिखोगे बेटा? दोनों प्रकार के नर एवं मादा शंकु, दोनों प्रकार के नर एवं मादा शंकु एक ही पादप पर हो सकते हैं या अलग अलग पादप पे हो सकते हैं। एक ही पादप पर, और उसका एग्जाम्पल अपन ने लिख दिया पाइनस, या अलग अलग पादपों पर, और उसका एग्जाम्पल अपन लिख देंगे साइकस हो सकते हैं। ठीक है ना। तो देख लो आप अनावृत बीजी पादपों का अभिलक्षण नंबर लास्ट। दोनों प्रकार के शंकु नर तथा मादा शंकुओं का विकास एक ही पादप पर हो सकता है या बेटा अलग अलग पादपों पर भी हो सकता है। एक ही पादप पर यदि शंकु के विकास की बात करें तो इसमें अपन उदाहरण किसका बोल देंगे? इसमें अपन उदाहरण बोल देंगे बेटा पाइनस का। और यदि अलग अलग पादपों पर शंकुओं के निर्माण की बात करें तो अपन एग्जाम्पल बोल देंगे
साइकस का। तो बेटा एक बार ध्यान से दोबारा सुन लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अभी हाल आपने लिखा और पढ़ा है, सुन लीजिए। देखो बेटा, अनावृत बीजी पादप विषम बीजाणुक होते हैं, ठीक है। इनमें दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु। लघु बीजाणुओं का निर्माण लघु बीजाणु धानी में होता है और गुरु बीजाणुओं का निर्माण गुरु बीजाणु धानी में होता है। लघु बीजाणु धानी लघु बीजाणु पर्ण पर लगी रहती है और गुरु बीजाणु धानी गुरु बीजाणु पर्ण पर पाई जाती है। सुन लिया आपने। इसके बाद आप आगे क्या बोलेंगे? आगे आप ये बोलेंगे कि बेटा लघु बीजाणु पर्णों के समूह को नरशंकु कहते हैं और गुरु बीजाणु पर्णों के समूह को क्या बोलेंगे? मादा शंकु कहते हैं। तो इस प्रकार अनावृत बीजी पादपों में नर और मादा दो प्रकार के शंकु पाए जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस पाठ के अंदर एक बड़ा प्रश्न और आपके सामने, ठीक है। और जैसे ही अपना वो प्रश्न खत्म होगा आपका पाठ नंबर 3 पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद बेटा अपन साइटोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कोशिका विज्ञान, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।